हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल यानी कि दिनांक 12 फरवरी सन 2023 को यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका। वो पेपर आपका 2 चरणों में संपन्न हुआ। अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो वो पेपर था आपका जनरल नॉलेज का, जिसको कि हम लोग सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। हालांकि उसके अंदर भी आपको 150 सवाल देखने को मिलते हैं और हर सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। लेकिन जो आपका द्वितीय चरण था उसको हम लोग विधि पेपर के नाम से जानते हैं। इसमें भी सवालों की संख्या 150 होती है, लेकिन यहाँ पे हर सही सवाल के लिए आपको 1 अंक नहीं बल्कि आपको दिए जाते हैं 1.5 अंक, यानी कि 1.50। और इस हिसाब से ये पेपर आपका पूरा माना जाता है 300 नंबर का। हालांकि इस पेपर की अगर हम ओवरऑल चर्चा करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये पेपर कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा एक इजी पार्ट था। यानी कि जब हमारे सामने जीएस का पेपर 1 निकल कर आया तो हम लोगों की एक उम्मीद थी कि जिन 9 माइनर एक्ट को आपके जीएस पेपर के अंदर शामिल किया गया है उसमें से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 सवाल तो मिनिमम पूछे जाने ही चाहिए। लेकिन उन सारी की सारी आशाओं के ऊपर पानी फिर गया जब प्रश्न पत्र हमारे हाथ में आया और हमने ये देखा कि मात्र गिनती के 12 से 15 के बीच में ही पूरा का पूरा वो दौर चल रहा था और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी सिर्फ और सिर्फ बेसिक थे। यानी कि या तो वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि ये एक्ट या ये लॉ आपका कब पास हुआ, और या तो वो पनिशमेंट वाले पार्ट के ऊपर ही ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित था। अब रहा सवाल लॉ पेपर का, तो अगर हम लॉ पेपर की बात करते हैं तो इसको हम लोग सेकंड इजीएस्ट या इजीएस्ट पेपर की अगर हम संज्ञा दें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आमतौर पे पेपर बहुत ही आसान था। अगर एक ऐसा पर्सन जिसने ईमानदारी से सिर्फ अपने लॉ के टेन्योर को ही कंप्लीट किया हो तो गिली से गिली हालत में वो 150 में से 110 120 नंबर कहीं पर भी किसी भी तरीके से वो गलत नहीं कर सकता है। ये बात अलग है कि कुछ इंटरनेशनल लॉ के सवाल हैं, कुछ आपके केस लॉज के सवाल हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ सकता है। तो आइए हम देखते हैं इस पेपर का एनालिसिस। जो पेपर आपके सामने डिस्कस किया जाएगा ये सीरीज़ है आपका सी। वैसे तो पूरी कोशिश की गई है टारगेट फॉर आईक्यू टीम की तरफ से कि आमतौर पे इसके अंदर सही उत्तर के ही बारे में चर्चा की जाए। फिर भी अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो बस इसे एक मानवीय भूल समझ के आप माफ़ कर दीजिएगा। और मैं फिर से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट्स बेटर कि आप उसके उत्तर को रटें। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप साथ ही साथ अपने बैलेट को भी लेकर बैठें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये सवाल आपसे कहाँ से पूछे गए, किस रूप में पूछे गए, क्या वहाँ पर इससे और भी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपका सफ़र सिर्फ यूपी पीसीएस तक ही नहीं है बल्कि आगामी उत्तराखंड, बिहार या अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी आपको अभी से ही कमर कस के बैठना है। क्योंकि इतना तो आप लोगों को पता चल चुका है कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने में भले वक्त लगे लेकिन एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में कोई भी राज्य सरकार बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं लेती है। और ख़ास तौर से ये बात इस बार हमें यूपी जुडिशरी में देखने को मिला। तो आइए हम लोग सीरीज सी के एक एक प्रश्न को देखते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि टारगेट फॉर आईक्यू का ओपिनियन क्या है उसके उत्तर माला को लेते हुए। तो यहाँ पे ये तो आप लोगों के नॉर्मल प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। अब आइए एक एक करके हम लोग सवाल को देखते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल आपका निकल कर आया है वो आपका था प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड, यानी कि 5 वर्ष की पुरानी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में उपधारणा क्या होती है। तो इवन दो यहाँ पर आपको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव प्रूफ या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन ये प्योरली आपका बेस्ड है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य की उपधारणा के ऊपर। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो देखिए, इन्होंने पहला सवाल एविडेंस का लाया, उसके बाद सीधे ये जंप मार गए आपके सीपीसी के ऊपर। और इनका अगला सवाल यहाँ पर निकल कर ये आता है कि विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोविड्स अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ वुमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ मनी, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है। तो इसका जिक्र आपको धारा 56 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो बात करता है हु इज गिवन
प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत किसे गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी कि सशस्त्र बलों के सदस्य को। उसके बाद जब हम चौथे सवाल के ऊपर आते हैं तो आमतौर पे ये सवाल फिर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से ताल्लुकात रखता है और यहाँ पर पर्टिकुलरली आपका मैचिंग वर्ड आता है और ये सबसे इजी पार्ट है। यहाँ पे ये बात मैं पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने किसी एक का भी डायरेक्ट नेक्सस ढूंढ निकाला तो आपको बाकी के 3 को ढूंढने या देखने की आई डोंट थिंक सो कि आपको अलग से ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज की तो इसका जिक्र आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 3 के अंदर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जब हम बात करते हैं व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट, इसका जिक्र आमतौर पे आपको दिया जाता है सेक्शन 11 के अंदर। उसके बाद जब हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है 105 के अंदर। और उसके बाद जब हम बात करते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस, ये एक बहुत ही फेमस नाम रस गैश्ये के नाम से भी फेमस है और ये आपको सेक्शन 6 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं तो ये सवाल आपसे बात करता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के संदर्भ में और इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा 85A में। ये बात अलग है कि पूरा का पूरा ये जो सेक्शंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से ही डील करता है, लेकिन यहाँ पे सवाल आपसे इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में पूछा गया है और ये फैक्ट आपको 85A के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम छठे सवाल पर आते हैं तो आमतौर पे ये सवाल आपसे पूछा गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, जहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर यानी कि कपटपूर्ण अंतरण कहां पर डिफाइन किया गया है, तो ये आपको देखने को मिलता है 53 में। उसके बाद इलेक्शन व्हेन नेसेसरी की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है सेक्शन 35 में। उसके बाद जब हम रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करते हैं तो आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है धारा 14 के अंतर्गत। और उसके बाद जब हम कंडीशनल ट्रांसफर की बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है धारा 25 के अंतर्गत। तो आमतौर पे जो विकल्प चौथा है यानी कि डी ऑप्शन, ये आपके लिए बिल्कुल सही बैठेगा। उसके बाद जब हम 7वें सवाल के ऊपर आते हैं तो ये भी आमतौर पे आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। यहाँ पे पहला सवाल आपसे पूछा है सेक्शन 45 बात किसकी करता है? हम सभी को पता है एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है। उसके बाद जब हम 85 को देखते हैं तो ये बात करता है पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग। उसके बाद जब हम 45A को देखते हैं तो ये आमतौर पे बात करता है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। और उसके बाद जब हम सेक्शन 23 की बात करते हैं तो आमतौर पे ये बात करता है आपके एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट के बारे में। तो एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि अगर आपने एक भी पॉइंट इसमें देख लिया तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अलग से किसी और को भी कोरिलेट करने की जरूरत है। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार पूरे के पूरे पेपर को आयोग के द्वारा पजल कर दिया गया, यानी कि अभी आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस पढ़ रहे हैं, अचानक से आपको टीपीए पे मूव करना है, फिर वापस आपको आईपीसी पे आना है, फिर आपको इंटरनेशनल लॉ पे जाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो आपको एक सीक्वेंस में देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगला केस आपका बहुत ही लीडिंग केस है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का, जो बात करता है आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन के बारे में। ये आपको एक केस लॉ के रूप में पहला सवाल सीरीज सी के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तो क्वेश्चन नंबर 9 हल्का सा ब्लड हो गया स्कैन के जरिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पर आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जिस ऑर्डर की बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है नीचे से ऊपर जाने की, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की, ना कि ऊपर से नीचे आने की। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता चलता है कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना आपको आईपीसी में सबसे पहले नजर आता है। उसके बाद सिडिशन यानी कि राजद्रोह नजर आता है। उसके बाद आपको गृह अतिचार यानी कि हाउस ट्रेसपास नजर आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आता है, सॉरी माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देता है वो देता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ।
आईपीसी में सबसे पहले इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा आगे आप और बढ़ते हैं तो आपको सेडिशन यानी कि राजद्रोह 124A वाले में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आगे आप और बढ़ते हैं तो आपको पब्लिक न्यूसेंस देखने को मिलता है, और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है हाउस ट्रेसपास। तो यहाँ पे जिस ऑर्डर की बात की गई है ना, वहां पे उनका संदर्भ है नीचे से ऊपर सेक्शन के वाइज। तो आमतौर पे यहां पर जो विकल्प ए है वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो आमतौर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट से है, जो बेसिकली बात करता है इन्विटेशन टू मेक टेंडर इज नॉट एन ऑफर, और दूसरा है ए टेंडर इन रिस्पॉन्स टू सच इन्विटेशन इज एन ऑफर। तो आमतौर पे मैक्सिमम सवाल आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि अभिकथन है या उसका कारण है या दोनों के बीच में क्या तारतम्यता बैठती है। तो यहाँ पे जब हम देखें तो हमें ए यानी कि जो असर्शन है, जो अभिकथन है, वो भी सही नजर आता है, और जो उसका रीजन है यानी कि कारण है वो भी सही नजर आता है। लेकिन जो रीजन है ना, वो आपके अभिकथन का एक उचित एक्सप्लेनेशन नहीं है या उचित व्याख्या बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब हम 11 नंबर के सवाल को देखते हैं तो ये आपका सवाल भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। आमतौर पे ये पूछा गया है कि एक ऐसा विटनेस जो बोलने में असमर्थ है, अगर वो ओपन कोर्ट में एविडेंस देता है तो उसके एविडेंस को कौन से एविडेंस की संज्ञा दी जाएगी, तो वो उसका ओरल एविडेंस होता है, मौखिक साक्ष्य। और ये आपका सवाल सीधे सीधे इलस्ट्रेशन बेस्ड आपका सवाल पूछा गया है। उसके बाद जब हम 12 नंबर के सवाल को देखते हैं तो ये भी आपसे मैच दी फॉलोइंग की बात करता है। एडजर्नमेंट को आमतौर पे आपके ऑर्डर 17 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो आमतौर पे ये आपको ऑर्डर 21 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम प्लेंट की बात करते हैं तो ये आपको ऑर्डर 7 के अंदर देखने को मिलता है। और जब हम एफिडेविट की बात करते हैं तो आमतौर पे ये ऑर्डर 19 के अंदर आपको देखने को मिलता है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर एक सवाल आपका अभिकथन और कारण से निकलकर आता है, जहां पर कस्टम टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ मे नॉट कंटिन्यूसली बी इंजॉयड, यानी कि विधि का बल रखने के लिए प्रथा का निरंतर परिवर्तित करना आवश्यक नहीं है। ये फैक्ट आपका बिल्कुल गलत है। एंड इसका जो रीजन है वो दिया गया है, कस्टम रिप्रेजेंट कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, यानी प्रथा लोगों की सामान्य चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। तो आमतौर पे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभिकथन तो आपका पूर्ण रूप से गलत है, और अभिकथन और उसके रीजन के बीच में किसी भी प्रकार की तारतम्यता नहीं है। लेकिन इसका जो रीजन है ना, वो अपने आप में सही है, और इस हिसाब से जो विकल्प चौथा है वो हमारे लिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, जहां पर यह कहा गया है ए तो गलत है किंतु आर यानी कि जो उसका रीजन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो थीम है या जो विषय है आपका वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे का, वो आखिर आपका क्या था। तो आमतौर पे ये बात करता है समानता की, असमानताओं को कम करने की, और आपके जो मानव अधिकार होते हैं उनको आगे बढ़ाने की। उसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछा गया है कि हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन, यानी कि किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है। तो आमतौर पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, दैट इज कॉल्ड द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सेशन जज को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इनको अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि जितने भी हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, इवन दो वो एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो सुपरविजन में होते हैं हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट के द्वारा ही इनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट भी होता है। ठीक है। लेकिन यहां पे अपॉइंटमेंट की बात नहीं की गई है, बल्कि यहां पर बात की गई है सेशन जज की। तो सेशन जज का मतलब यह होता है कि एक तरफ तो लोक सेवा आयोग ने एग्जाम कंडक्ट कराया हायर जुडिशियल सर्विस का, सबसे पहली पोस्ट आई असिस्टेंट सेशन जज की, डन एडिशनल। उसके बाद सेशन जज कौन बनेगा, यानी कि ये बात कर रहा है प्रमोशन की, और प्रमोशन का जो अधिकार होता है वो हाई कोर्ट के पास होता है फाइनल कंफर्मेशन का। ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सूट्स है जो सिविल नेचर का है, तो हमें यह पता चलता है कि राइट ऑफ वर्शिप या राइट्स ऑफ हेरिडिटरी ऑफिसेस, या जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ की, तो आमतौर पे ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिविल नेचर के दायरे में फॉल करती हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं, आपका एक केस है टुडल बनाम एटिंगशन का, और आमतौर पे ये केस आपका डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। उसके बाद अगला सवाल आपका आता है कि विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एज इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आमतौर पे ये बात करता है आपका एग्रीमेंट को लेके, यानी कि करार को लेते हुए। उसके बाद यहाँ पे चूंकि आमतौर पे जो विकल्प डी है वो क्या कह रहा है, वो बात कर रहा है आपसे कि इसका सीक्वेंस क्या होगा या कौन सी चीज़ें कहाँ से कहाँ चलती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है मौका किसका, एग्रीमेंट का। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे और बढ़ते हैं तो आपको मौका देखने को मिलता है प्रॉमिस का। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने का मिलता है ऑफर यानी कि प्रपोजल का, और इन द लास्ट आपको देखने का मौका मिलता है एक्सेप्टेंस का। तो यहाँ पे जब हम इसके करेक्ट सीक्वेंस की बात करते हैं तो हमें इसके सीक्वेंस के बारे में ये देखना होता है कि सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑफर होता है यानी कि प्रपोजल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा यानी कि स्वीकार करेगा, तो वो होगी उसकी एक्सेप्टेंस। उसके बाद जब वो स्वीकार कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रकार के प्रॉमिस में। उसके बाद ये आपका फाइनली बनता है एग्रीमेंट, और उसके बाद ये बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो माफ कीजिएगा, यहां पर जो विकल्प सी है वो आपका बिल्कुल सही बैठेगा। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर हालांकि मैंने एग्रीमेंट को अंडरलाइन किया है लेकिन ये सीक्वेंस की बात कर रहा है, और यहां पे मेरे हिसाब से जो इसका बेस्ट सीक्वेंस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर, जिसकी शुरुआत ऑफर से होती है, देन एक्सेप्टेंस आता है, देन प्रॉमिस आता है, देन एग्रीमेंट होता है, और फाइनली वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम की, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आईपीसी के सेक्शन 228 ए के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर हम इसके लिए पीनल प्रावधान की भी चर्चा करते हैं। उसके बाद अगला सवाल फिर से आपका मैच दी फॉलोइंग आ गया, और यहां पे कुछ नहीं, अगर आपको ये भी पता है कि एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी में कहां पर डिफाइन है, वो डिफाइन है आपका 438 में। तो आप ये देखिए कि ए का जो एंटीसिपेटरी बेल है वो कौन से विकल्प में आपको नजर आता है, तो वो विकल्प में नजर आता है आपको तीसरे नंबर पे। तो पहले का तो आपका तीसरा मिल गया। उसके बाद जब हम कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है सीआरपीसी के 190 में। उसके बाद जब हम लैंग्वेज ऑफ द कोड की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है 272 में। और उसके बाद जब हम सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर वाले चैप्टर को देखते हैं और वहां पर जब बात की जाती है हैबिचुअल ऑफेंडर से, जब हम सिक्योरिटी लेते हैं उनके गुड बिहेवियर को देखते हुए, तो वो धारा आपको देखने को मिलती है 110 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो यहां पर भी मैंने कहा ना कि बस एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, तो देखिए भारतीय संविधान में बहुत ही खूबसूरती के साथ इस प्रावधान का जिक्र आपको 39A के अंदर देखने को मिलता है। आपके लिए सवाल को थोड़ा सा और आसान कर दिया, पूछ लिया कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पर डिफाइन है, तो डी का दूसरा 51A। अब इन दो से आप बता सकते हैं कि इनमें से बेस्ट विकल्प इसका कौन सा होगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कहां पर देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अंतर्गत। और उसके बाद जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो इसका जवाब आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद जब हम अगले सवाल की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका एक केस लॉ है जो बात करता है देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीओ एआईआर 1965, और ये बेसिकली आपका एक लीडिंग केस लॉ है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, यानी कि अन्वयिक प्रणा न्याय का।
उसके बाद फिर से आपका एक सवाल आता है आपका मैच दी फॉलोइंग का, और यहाँ पे भी आपको बहुत ही आसानी से चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन पढ़ा होगा, फॉर्जरी आपको याद होगा, तो फॉर्जरी को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? फॉर्जरी को डिफाइन किया गया है 463 में। उसके बाद 445 जो है ये बात करता है आपकी हाउस ब्रेकिंग की। उसके बाद जो आपका 441 है ये बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास की, और उसके बाद जो आपका 503 है ये बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। और अगर आप लोग एक क्रिमिनल लॉयर हैं तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा एफआईआर नहीं जिसमें मारपीट हो और धारा 504, 506 और 503 के आवश्यक तत्व आपको देखने को ना मिले। उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो आमतौर पे अब आपसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी एविडेंस कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो भैया जब प्राइमरी आपका डिफाइन किया गया है 62 में, तो जाहिर सी बात है जो आपका सेकेंडरी एविडेंस है वो भी आपका डिफाइन किया गया होगा 63 में, क्योंकि ये चीज़ें तो आपकी आगे पीछे हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की, तो आमतौर पे जो आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ये आपका डिफाइन किया गया है 74 में, और जो आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है ये आपका डिफाइन किया गया है 75 में। उसके बाद जब हम संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, जो आपका 103वां संशोधन हुआ था, उसके तहत क्लॉज 6 को भी भारतीय संविधान में ऐड किया गया है सन 2019 में। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सवाल आपका निकल कर आता है वो फिर से एक बार मैच दी फॉलोइंग आता है, और यहाँ पे पूछा यह गया है कि आपका कौन सा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आमतौर पे जब हम बात करते हैं कि चलिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, कंफ्यूजन हो सकता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कंफ्यूजन हो सकता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, आमतौर पे ये एक वो दिन है जो हम शुरुआत से लेके अभी तक मनाते हैं। जब हम छात्र थे तो हम मनाते थे, जब हम टीचर बने तो फिर हमें याद दिला जाता है कि सर ये दिन आपको डेडिकेट किया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे आमतौर पे टीचर्स डे से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमूमन ये हम 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फिर से आपसे एक मैच फॉलोइंग पूछा गया है, और आमतौर पे ये है आपका भारतीय संविधान का, जहां पर अब यहां पे बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको अनुच्छेद 50 के अंदर देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब संविधान के एक सवाल को डिस्कस किया था तो वहां पर भी यही सेम कॉलम आया था जहां पर अनुच्छेद 50 का जिक्र पूछा गया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके सीपीसी की, तो नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यानी कि जब दोनों पार्टीज की कंसेंट है तो आमतौर पे वहां पर कोई भी अपील आपकी दाखिल ही नहीं की जा सकती है, और ये प्रावधान आपको सीपीसी की धारा 96 के उपधारा 3 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल्स है इसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला सवाल आपका है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, और ये बात करता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और ये कॉन्सेप्ट है आपका उपयोगितावादी अवधारणा की। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के ही मैच दी फॉलोइंग को लेकर चर्चा की गई है, जहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि पर्पस थ्योरी के फाउंडर कौन थे, तो वो आपके एरिंग थे। उसके बाद विल थ्योरी की बात करते हैं तो जॉन ऑस्टिन का नाम हमारे सामने नजर आता है। उसके बाद जब हम फिक्शन थ्योरी की बात करते हैं तो हमें सैलमन का चेहरा नजर आता है, और उसके बाद जब हम रियलिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं तो हमें ग्रीक का चेहरा नजर आता है। तो इस हिसाब से जो विकल्प बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपसे आईपीसी के ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके सवाल पूछा गया है, और यहाँ पर भी आपको शब्दों के ऊपर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर के सेक्शंस। एंड वी ऑल नो कि आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं। तो आमतौर पे सबसे पहले पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, उसके बाद डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया है, उसके बाद आपका फ्रॉडलेंट आता है, और देन आता है आपका
आपका डॉक्यूमेंट। तो इस हिसाब से जो विकल्प सी है वो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं करेक्टिंग पेयर मैच की, तो हमको ये पता चलता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो यार 120 ए में डिफाइन किया गया है, रेप आपका 375 में है, स्टॉकिंग में अगर ये डी लगा देते तो हमें चीज़ें समझ में आती, लेकिन यहाँ पे जब हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, वो 339 में बताया गया था, कन्फाइनमेंट 340 में बताया गया था, और यहाँ पे आपसे सही पेयर को मैच करने के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद अगला सवाल आपसे बात करता है आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में, और इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा धारा 9 के अंतर्गत। उसके बाद यहां पे अगला सवाल जो आपसे सीपीसी का है वो पूछता ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो मैच गलत कर रहा है। तो आमतौर पे ऑर्डर 2-13 में मैच है, गलत। डिक्री 2-2 में है, सही। फॉरेन जजमेंट 2-6 में है, सही। जजमेंट 2-9 में है, सही। ऑर्डर 2-13 में है, बिल्कुल गलत। उसके बाद अगला सवाल बहुत ही इजी कि आमतौर पे वो केस जहां पर भैया मैक्सिमम सजा आपकी 2 साल से एक्सीड कर जाती है, आमतौर पे हम लोग उसको वारंट केस कहते हैं, और जहां पे सजा सिर्फ 2 साल तक की होती है उसको हम लोग समन केस के नाम से जानते हैं। उसके बाद ए इज अ नेशनल चैंपियन ऑफ स्विमिंग इन अ पॉन्ड, he could have saved the child but he did not do so, the child drowned, A is guilty of, भाई उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल आपसे पूछा गया था। उसके बाद आपसे अगला सवाल है एक मैगजीन को लेके, नल्लम क्रिमेन नुल्ला पोइना सिम लेगे। आमतौर पे ये मैगजीन आपको बताती है कि बिना पूर्व स्थापित आपराधिक विधि के कोई भी कार्य अपराध या दांडिक नहीं हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नो क्राइम ऑफ पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट प्री एग्जिस्टिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉज। उसके बाद जब हम बात करते हैं 124 की, तो ये बात करता है सिटिशन को लेके, और यहाँ पे आमतौर पे आपको 2 विकल्प कहीं ना कहीं लगते होंगे सही। पहला हेट्रेड और कंटेम्प्ट, दूसरा डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग ऑफ द एनिमिटी। तो आमतौर पे जो विकल्प ए है ना वो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट यहां पर माना गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं धारा 51 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो आमतौर पे ट्रांसफरी हैज अ कंडीशनल इंटाइटलमेंट टू द वैल्यू ऑफ द इंप्रूवमेंट, यानी कि आमतौर पे अगर उसके गुड्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि हुई है तो आमतौर पे उसके पास अधिकार है उसकी वैल्यू को होल्ड करने का। उसके बाद अगला सवाल फिर से आपसे मैचिंग वर्ड का ही है। यहाँ पे डाउरी डेथ आप देख लीजिए 304 बी में उसका जिक्र किया गया है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को देख लीजिए, तो आमतौर पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजी नज़र आती हैं। जब हम बात करते हैं कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की, तो ये प्रावधान आपको आईपीसी के 304 ए में नजर आता है। जब हम बात करते हैं दहेज हत्या की, तो ये 304 बी में नजर आता है। जब हम बात करते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड की, तो ये आपको 306 में नजर आता है। और जब हम बात करते हैं अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की, यानी कि आप खुद को मारना चाह रहे हैं, तो ये प्रावधान आपको 309 में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो सबसे पहली बात कि भैया यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए, सही। नॉलेज ऑफ द ऑफर, बिल्कुल सही। राइटिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ये कोई एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, ओरली भी हो सकता है। और चौथा एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, यानी कि प्रस्ताव की स्वीकृति। तो आमतौर पे ये प्रावधान आपको देखने को मिलता है, और ये बयां करता है कि भैया 1, 2 और 4 ही सही है, और इस आधार पे विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर बैठ रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि when the transfer of property by the owner is dissented under section 35 of the transfer of property act under this act, तो आमतौर पे इसके लिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। So where the transfer is gratuitous and the transferor has before the election died or otherwise became incapable making a fresh transfer, बिल्कुल सही है। दूसरा बात करता है where the transfer is gratuitous and the transferor is before the election alive, ये सही नहीं है। when the transfer is for consideration and the transferor has before the election died, ये भी सही है। और आमतौर पे when the
ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन एंड द ट्रांसफर इज बिफोर द इलेक्शन इज लाइव, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, फिर भी हम इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल के अंदर आपसे पूछा गया है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा बाकी के जो 3 विकल्प है ना, वो आपके बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधोलिखित किस अनुच्छेद में दोहरे निषेधाधिकार की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है, तो यह आपको अनुच्छेद 27 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि ऑर्डर 20 सीपीसी किसकी बात करता है, तो ये बात करता है कॉस्ट की। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हमको नजर आता है कि अभिवचन के तात्विक तथ्यों का ना कि साक्ष्य का कथन होगा, और अभिवचनों का संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 में प्रतिपादित किया गया है। तो दोनों ही विकल्प आपके बिल्कुल सही है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि सेल का एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो विदाउट कंसिडरेशन ये आवश्यक तत्व इसका बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पे सेलर और बायर होते हैं, होने भी चाहिए। ट्रांसफर ओनरशिप का होता है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल, ऐसा आवश्यक तत्व नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वामित्व मुख्य रूप से एकाधिकार है, तो ये केस लॉ था आपका बी गंगाधर बनाम बीसी राजा लिंगम का। उसके बाद जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन की बात की गई है, ये 2022 में आपका जापान में आयोजित किया गया था। उसके बाद जब हम देखते हैं कि when the accused is aggrieved by the report of the psychologist as to his unsoundness of mind, तो वो आमतौर पे आपका मेडिकल बोर्ड में अपील कर सकता है। उसके बाद अगला सवाल आपसे बात करता है टीपीओ को लेके, जो बात करता है कि लोक के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतःकरण की अनुमति है और बड़े पैमाने पर जनता का कल्याण व्यक्ति से ऊपर है। ये दोनों ना सिर्फ सही हैं, बल्कि जो कारण है वो अभिकथन की एक उचित व्याख्या भी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो गलत पेयर है ना, वो मैच करना है। तो हमें ये पता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 में है, आपका मैट्रिमोनियल 122 में है, जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल आपका 127 में डिफाइन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीपीसी की, तो ये बेसिकली सवाल ये पूछा गया है कि प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट, क्या ये अनुचित है, क्या ये शून्य करणीय है, क्या ये विधि संगत है, और क्या ये शून्य है, तो ये बिल्कुल आपका शून्य होता है। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया है आपके मैच दी फॉलोइंग को लेते हुए, और आमतौर पे इसके अंदर जब हम देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो यूएन चार्टर का जो अनुच्छेद 2 का सब क्लॉज 7 है, ये बात करता है डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन क्लॉज की। उसके बाद जब हम यूएन चार्टर के ही अनुच्छेद 4 के क्लॉज 2 को देखते हैं, तो ये बात करता है एडमिशन ऑफ अ स्टेट इनटू द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद जब हम अनुच्छेद 33 को देखते हैं, तो ये बात करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट के बारे में। और उसके बाद जब हम देखते हैं अनुच्छेद 36 के सब क्लॉज 3 को, तो ये बात करता है लीगल डिस्प्यूट्स टू बी सबमिटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद यहाँ पे ये सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द विटनेसेस आर द आईज एंड द ईयर्स ऑफ द जस्टिस, तो ये कथन बेंथम के द्वारा कहा गया था। उसके बाद अगला सवाल फिर से आपसे पूछता है आमतौर पे मैच दी फॉलोइंग को लेके, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है 22A के अंतर्गत। ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन किया गया है 47A के अंतर्गत। उसके बाद प्रूफ एज टू डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन किया गया है 67A के अंतर्गत। और जो हम डिजिटल मैसेज की बात करते हैं, ये आपका 88A के अंदर आपको देखने को मिलता है।
उसके बाद ये सवाल आपका आईपीसी से है, जो बात करता है कि एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है वह निम्नलिखित के आधार पर आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा। तो भैया ये कॉन्सेप्ट आपका धारा 78 के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि थेफ्ट 378 है, बिल्कुल सही। एक्सटॉर्शन 383 है, बिल्कुल सही। लेकिन हमें ये पता है कि रॉबरी और डकैती आगे पीछे है। तो अगर डकैती 391 में है तो रॉबरी उसके ठीक एक पीछे 390 में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 389 बताया गया है, जो कि आपका गलत है। उसके बाद यहाँ पे जब हम पेयर करेक्टली मैच की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो सीआरपीसी की धारा 42 है ये बात करती है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड दी रेजिडेंस, यानी कि इस आधार पे भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो अगर उसने सही सही अपना नाम और पता नहीं बताया। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि एविडेंस किन किन चीज़ों के संदर्भ में दिए जा सकते हैं, तो वो आपके सुसंगत तथ्य के संदर्भ में भी दिए जा सकते हैं और जो आपके विवादित तथ्य होते हैं उनके संदर्भ में भी दिए जा सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो होल्डिंग ओवर बात की जाती है ये लीज के संदर्भ में की जाती है। यूनिवर्सल डोनी जो बात की जाती है ये आमतौर पे गिफ्ट के संदर्भ में की जाती है। उसके बाद जब हम रिडम्पशन की बात करते हैं तो ये विचारधारा आपको मोर्गेज यानी कि बंधक में देखने को मिलती है, और जब हम परचेज की बात करते हैं तो ये आपको विक्रय में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि आमतौर पे विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांत का वैज्ञानिक संश्लेषण है, तो ये कथन प्रोफेसर एलन के द्वारा कन्वे किया गया था। उसके बाद आमतौर पे अगर कोई पुलिस आपकी कंप्लेंट को नहीं इंटरटेन करता है, अगर आप चाहते हैं कि भले ही वो अपराध एक नॉन कॉग्निजेबल हो लेकिन वो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए, तो उस केस में पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो आपको उसी क्षेत्र के कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगा कि हुजूर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके असंज्ञेय अपराध की विवेचना करें तो आप एक काम करिए, आप मजिस्ट्रेट साहब से इसकी इजाज़त लेकर चले आइए। और कौन से मजिस्ट्रेट? जिस मजिस्ट्रेट के अंडर में वो थाना या वो क्षेत्र आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं हैबेस कॉर्पस रिट की, तो आमतौर पे इसका जिक्र आपको सीआरपीसी में धारा 97 के अंदर देखने को मिलता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन है, अगर आप इसको थोड़ा सा पलट के देखेंगे तो 92 सबरोगेशन की बात करता है। जब आप डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन को देखते हैं तो इसका जिक्र आपको 61 के अंदर देखने को मिलता है। जब आप डॉक्ट्राइन ऑफ एक्युमुलेशन को देखते हैं तो आमतौर पे इसका जिक्र आपको 17 के अंदर देखने को मिलता है। और जब आप डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंसी के सिद्धांत को देखते हैं तो आमतौर पे ये आपको 52 के अंदर देखने को मिलता है। और आमतौर पे यहाँ पे हम सबरोगेशन की बात कर लें या लिस पेंडेंस की बात कर लें, ये दो हमें बहुत ही अच्छे से प्रिंसिपल याद होते हैं। तो आमतौर पे इसमें भी अगर लिस पेंडेंस या अगर आपको सबरोगेशन भी याद होगा ना, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच इज द मोस्ट सुटेबल पेयर अमंग ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आमतौर पे जो आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो ये देखिए 2I में डिफाइन किया गया है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसको 2H में डिफाइन किया गया है। जब हम वर्ड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसको 2G में डिफाइन किया गया है। और जब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की तो इसको 2D में डिफाइन किया गया है। तो आमतौर पे ये भी सवाल बहुत ही एक हल्का सा सवाल आपसे पूछ लिया गया। उसके बाद यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आमतौर पे ये विचारधारा आपको सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमें अगला सवाल देखने को मिलता है संविधान का। और यहाँ पे जब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 इस बारे में बात करते हैं। जब हम इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करते हैं तो ये प्रावधान आपको 39A के अंदर देखने को मिलता है। जब हम क्षमा प्रदान करने की राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो ये आपको अनुच्छेद 72 के अंदर देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ पर
होगी तो ये आपको 130 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो आमतौर पे अपील इन केस ऑफ एक्विटल 378 बिल्कुल सही, हाई कोर्ट पावर मेक टू रूज सही, रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल 331 सही, ट्रायल बाय हाई कोर्ट बिल्कुल गलत। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। एंड कंट्रीज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर, यानी कि राष्ट्र के एक दूसरे से टकराव और मतभेद होते हैं भाई, तभी तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। तो आमतौर पे ये आपको डी इसका सही उत्तर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी मैच दी फॉलोइंग की बात करते हैं, तो जब आप किसी की प्रॉपर्टी को टेक करते हैं तो आमतौर पे आपको थेफ्ट नज़र आता है। जब प्रॉपर्टी की डिलीवरी की जाती है तो भाई कोई व्यक्ति डर के मारे ही कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने उसको एक्सटॉर्ट किया। जब आप इंटरेस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं यानी कि उस व्यक्ति ने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। और जब आप उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मिस एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम रेस नलियस की बात करते हैं तो आमतौर पे ये एक स्वामीहीन संपत्ति के बारे में बात करता है। उसके बाद जब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो हमें ये देखने का मौका मिलता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में ज्ञान दर्शित करने वाले तथ्य को सुसंगित किया गया है, तो ये धारा 14 आपको बताता है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल फिर से आपसे मैचिंग पेयर के बारे में बात कर रहा है। मे प्रज्यूम शैल कंक्लूसिव धारा 4 में डिफाइन किया गया है, बिल्कुल सही। 45 एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है, बिल्कुल सही। लेकिन रिलेवेंट फैक्ट आपका 17 के अंदर नहीं दिया गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। अब सही क्या है, आप जरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 42 के पन्नों को पलटिए एंड देन यू विल गॉट टू नो। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो आमतौर पे ये बेसिकली एक वो सवाल है जो आमतौर पे पूछा ये जाता है कि इंक्वायरी प्रीसीड्स ट्रायल एंड ट्रायल इज द थर्ड स्टेज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो आमतौर पे जांच विचारण से पूर्ववर्ती है, ये बिल्कुल सही है। विचारण आपराधिक कार्यवाही का तीसरा चरण है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीज़न है ना, हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो इसका एक वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। आमतौर पे जब आप लोग अपने लॉ कॉलेज में थे तो वहाँ पर भी ये सवाल आपसे ज़्यादा पूछा जाता था कि पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होती है और फिर उसका ट्रायल कंडक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आमतौर पे एक प्रकार के एग्जम्पशन की बात की गई है कि एक 9 साल का बच्चा है, उसने जानबूझ के बी को मारा है, आमतौर पे क्या ए गिल्टी हो सकता है। एंड आमतौर पे जब हम इसके रीज़न की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे की उम्र अगर 12 साल से कम की है तो वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन फुल्ली होगा इस बात को लेके नहीं, आईपीसी साइलेंट बिल्कुल है। ठीक है। तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि देखा जाए तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णय से बात है, तो ये विचारधारा आपको 25 के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम यूडीएचआर के बारे में बात करते हैं तो जो राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन है, ये आपको अनुच्छेद 3 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की तो आमतौर पे यूनाइटेड नेशंस चार्टर डज नॉट ऑथराइज यूनाइटेड नेशंस टू इंटरवीन इन मैटर्स विच आर एसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन ऑफ अ स्टेट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन The principal shall not prejudice the application of the enforcement of the measures under Chapter 7th of the UN Charter, तो ये भी सही है, लेकिन इसका एक वैलिड एक्सप्लेनेशन ये नहीं माना गया है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आपका आता है, बाकी चीज़ें आपकी नहीं आती है।
उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार आपसे मैच दी फॉलोइंग पूछा गया है कि भैया कंसिडरेशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो अगर आप देखते हैं कि सेक्शन 16 किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। अगर आप 56 के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात करता है फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। जब आप देखते हैं क्या कि 2D किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। और जब आप देखते हैं कि आमतौर पे जो आपका 56 है वो किस बारे में बात करता है, तो आमतौर पे ये बात करता है एक ऐसे कार्य के बारे में जो असंभव है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला सवाल आपसे टीपीएस से है, जो पूछता ये है कि जो आपका पार्ट परफॉर्मेंस है ये आपको 53A के अंदर देखने को मिलता है। जो आपका कंडीशनल ट्रांसफर है ये आपका 25 के अंदर देखने को मिलता है। जो रिसीवर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है ये आपको 69A के अंदर देखने को मिलती है। और जो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय बंधक के बारे में बात करता है ये आपको 65 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 137 के लागू होने से निम्नलिखित में से किसे परिसंपत्ति को बाहर रखा गया है, तो आपके जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स हैं और जो डिबेंचर्स हैं, इन सभी को बाहर रखा गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला सवाल करंट इंटरनेशनल अफेयर्स का है कि इन नवंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ न्यू जर्नल सोलर कंपास टू एनहांस रिसर्च ऑन द यूज ऑफ द सोलर पावर। और ये बात करता है इंटरनेशनल सोलर एलियांस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। उसके बाद आमतौर पे जब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि द प्रिजम्पशन ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड इज गवर्न्ड बाय द सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये बात करता है पैटर्निटी को लेके। आमतौर पे ये कंक्लूसिव प्रूफ के नाम से भी जाना जाता है। और आमतौर पे नरेंद्र नाथ पहाड़ी वर्सेस राम गोविंद पहाड़ी is a leading case on the legitimacy of the child born during the continuance of the valid marriage। ये दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद यहाँ पे करेक्टली पेयर मैच की बात की जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स को आमतौर पे डिफाइन किया गया है 71 के अंदर, ठीक है। उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं तो ये 14 डेज से ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जो आपका मैच नहीं करता है, तो शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अनुच्छेद 1 इस बारे में बात तो फिलहाल नहीं करता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि वाइपो का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका जिनेवा में। उसके बाद अगला आपसे पूछता है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात हम करते हैं तो ये आपको सेक्शन 38 में नज़र आता है। जब हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो ये आपको 77 में नज़र आता है। जब हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं तो ये आपको 50 में नज़र आता है। और जब हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट यानी कि वाद के संस्थित की बात करते हैं तो आमतौर पे ये आपको 26 में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम अगले सवाल पर आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए डाउरी डेथ का जो प्रावधान पूछा गया है ना, इसका जिक्र आपको 113B में देखने को मिलता है, ना कि ए में। तो हमको यही पता चल गया है कि यही एक ऐसा इकलौता पेयर है जो आपका अमूमन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिसको कि हम लोग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी कहते हैं, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है? 6 मंथ। इसका मतलब क्या है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना नितांत आवश्यक होता है राष्ट्रपति का। उसके बाद अगला सवाल आपके टीपीए के केस लॉ से है, जो बात करता है राजेश कांत रॉय वर्सेस शांति देवी का। और ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को लेते हुए। उसके बाद जब हम बात करते हैं यूएन चार्टर के उस प्रावधान के बारे में जो मेंबर स्टेट के एक्सपल्शन की बात करता है, तो ये आपको धारा 6 के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच है, तो ये बात करता है अनुच्छेद 38 के बारे में, जो बात करता है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में। उसके बाद अगला सवाल फिर से आपसे पेयर को लेकर ही बात कर रहा है, तो आमतौर पे जो इंटरप्लीडर सूट है ऑर्डर 35 में बिल्कुल सही, जजमेंट डिक्री ऑर्डर 20 में बिल्कुल सही, विड्रॉल एंड
एडजस्टमेंट ऑफ द सूट ऑर्डर 23 में ये भी सही। पेमेंट इनटू कोर्ट ऑर्डर कीज ये आपका गलत है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इंडियन पिनल कोड कंटेन्स सर्टेन एग्जम्पशंस फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही है। दीज कैन नॉट बी यूनिवर्सल क्रिमिनल लायबिलिटी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ये भी बिल्कुल सही है। और इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमें एक डायरेक्ट नेक्सस देखने को मिल रहा है, इस हिसाब से विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीआरपीसी के नो असेसरी रिस्ट्रेंट को लेके, तो आमतौर पे ये बात करता है 49 को लेके कि जहां पर जबरदस्ती किसी को आपको बहुत ज्यादा बंधक नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इतने से वो कंट्रोल में आ सकता है, वो कस्टडी से नहीं भागेगा, तो अननेसेसरी उसके गले में, हाथ के, पैर में जंजीर, बेड़िया, रस्सा उस्सा बांधने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जो सीआरपीसी है आमतौर पे ये बात करता है संशोधन की, तो देखिए सेंट्रल भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है। कानून सेंट्रल भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकता है। और जब दोनों बना सकते हैं तो अमूमन ऐसे सब्जेक्ट मैटर को हम लोग कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ डिग्री ऑफ द एग्जीक्यूशन की, तो ये आपको सेक्शन 39 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद एक लीडिंग केस फिर से आपका निकल कर आता है टायलर वर्सेस कॉर्डवेल का, और ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लेते हुए। उसके बाद जब हम बात करते हैं रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन वायलेट्स व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द यूएन चार्टर, और ये अभी हाल ही की घटना है और इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 2 के उपधारा 4 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर एजुकेशन बिफोर मेकिंग राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। हम मानते हैं कि ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संविधान में शिक्षा को लेकर कोई बात ही नहीं की गई थी। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन जो कारण है ना, वो आपके अभिकथन का एक उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल फिर आपसे यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लेकर पूछ रहा है। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको कोर्ट ऑफ सेशन नजर आएगा, आपको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नजर आएगा, आपको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नजर आएगा, और लास्टली आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर नजर आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके केस लॉ से है। पहले में अगर हम बात करते हैं तो ड्यूटी टू रजिस्टर्ड एफआईआर, ये आपका केस था राजेंद्र सिंह कटोच बनाम चंडीगढ़ प्रशासन का। फिर लेजिस्लेटिव इन्वेस्टिगेशन की बात हम करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आपका केस है कृष्ण गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसके बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन के फॉल्ट की बात करते हैं तो ये बात करता है आपका सैदू मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और जब हम बात करते हैं डिले इन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस की, तो ये बात करता है सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल फिर आपसे पूछा जाता है कि फ्री कंसेंट आपका कहाँ पर डिफाइन है, तो भैया 14 में डिफाइन है। मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ डिफाइन है, तो यह आपका 18 में डिफाइन है। क्वेश्चन कहाँ डिफाइन है, तो यह आपका डिफाइन है 15 के अंदर। और आपका फ्रॉड कहाँ पर डिफाइन है, यह आपका डिफाइन है धारा 17 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है अपराध का, एक्टसियस है, बिल्कुल है। मेंसिया है, बिल्कुल है। ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल है। ऑब्जेक्ट है, ये आवश्यक तत्व बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये सिंपल से सवाल है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी ये बताया गया है कि किसी भी केस के लिए आपको मिनिमम इतने विटनेसेस चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कहना है कि वी रिलाई ओवर द क्वालिटी ऑफ द विटनेसेस नॉट द क्वांटिटी ऑफ द विटनेसेस। उसके बाद अगला सवाल आपसे सीक्वेंस को लेके पूछा गया है। सबसे पहले क्या होता है, तो भैया एग्जामिनेशन चीफ होता है। उसके बाद क्रॉस होता है। क्रॉस के बाद अगर हमें लगेगा तो हम फर्दर से उसको री एग्जामिन भी कर लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल आपका सीआरपीसी का है, जहां पर मजिस्ट्रेट और जजेस के ऊपर एक प्रकार का
लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज किया जाता है कि अगर आप किसी केस में खुद एक इंटरेस्टेड पार्टीज हैं तो आमतौर पे आप ऐसे किसी भी केस का ट्रायल नहीं करेंगे, और ये प्रावधान आपको 479 में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम पेयर मैचिंग की बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट 44 के अंदर किसी को गिरफ्तार करता है। अगर हम प्राइवेट पर्सन की बात करते हैं तो वो 43 के अंदर गिरफ्तार करता है। अरेस्ट कैसे किया जाता है इसके लिए पूरा का पूरा व्याख्यान आपको धारा 46 में देखने को मिलता है। एंड अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट की बात करते हैं तो ये सभी परिस्थितियां जो हो सकती हैं वो आपको धारा 41 में देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो जो आपका अलग अलग प्रावधान है यहां पे भी आपसे मैचिंग पूछा गया है। कुछ मत याद करिए, सिर्फ अगर आपको ये पता हो कि इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट की कहां पे है 482, तो वहीं से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट की बात करते हैं तो वो आपको 272 में देखने को मिलता है। विक्टिम के कॉम्पनसेशन की बात करते हैं तो आपको 357 के अंदर देखने को मिलता है। आमतौर पे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं तो ये आपको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आमतौर पे अगला सवाल आपका एक इलस्ट्रेशन बेस्ड है जो बात करता है कि ए कमिट्स थेफ्ट ऑन द प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ बी एंड व्हाइल कमिटिंग थेफ्ट ए हैज लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ हर्टिंग बी इन केस इफ बी रेसिस्ट। तो आमतौर पे 382 इसी बारे में बात करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एन एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इज कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन इज वॉइड। उसके बाद अगला सवाल आपसे इंटरनेशनल लॉ का है जहां पे जब हम बात करते हैं जनरल असेंबली के कंपोजिशन की तो अनुच्छेद 9 इस बारे में बात करता है। जब हम सिक्योरिटी काउंसिल्स के कंपोजिशन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 इस बारे में आपको देखने को मिलता है। जब हम सुरक्षा परिषद के काउंसिल्स की बात करते हैं तो आमतौर पर ये आपको 61 के अंदर देखने को मिलता है, और जब हम ट्रस्टीशिप काउंसिल्स की बात करते हैं तो ये आपको 86 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल आपसे है ये माफ कीजिएगा, ये फिर से काफी ज्यादा ब्लड आ गया। बेसिकली यहाँ पे सवाल जो आपसे पूछा गया है वो सीपीसी का है और आपको पेयर को मैच करना है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा कौन सी धारा के अंदर किया जाता है तो वो है आपका 89। फिर है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद कहाँ दाखिल किया जाता है तो 79। अगर हम अंतराविभाज्यवाद की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है 88 के अंदर, और जब हम निष्पादन की बात करते हैं तो आमतौर पे ये आपको देखने को मिलता है 74 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है तो ये बात करता है धारा 9। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है ये आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है तो ये बात करता है धारा 137 अनुच्छेद 137। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला सवाल आपसे सीआरपीसी का पूछा गया है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ चार्ज की तो ये बात करता है 211 के अंदर। उसके बाद जब हम बात करते हैं जजमेंट की तो ये बात करता है 353। जब हम बात करते हैं एपीपी की तो ये बात करता है धारा 25, और जब हम बात करते हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट की तो ये बात करता है 395। उसके बाद यहां पर आपको इनके हेडक्वार्टर से मैच करना है। जब हम यूनेस्को के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये बात है आपको पेरिस की। जब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं आईएलओ की तो ये आपको यूएसए नहीं बल्कि जिनेवा में देखने को मिलता है। जब हम आईएमएफ की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको यूएसए में देखने को मिलता है, और जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसका क्वार्टर आपको नीदरलैंड हेग में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक मैगजिम्स की दैट इज कॉल्ड उबी जस इबी रिबेडियम देयर इज अ राइट देयर इज अ वे, तो ये बात करता है इम्परफेक्ट राइट की। उसके बाद एडमिशन इज ओनली प्राइमा फेसाई प्रूफ
ये बिल्कुल सही है। एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे ऑपरेट एज एन स्टॉपेल, ये भी बिल्कुल सही है। और हमें कहीं ना कहीं असर्शन और रीजन के बीच में एक डायरेक्ट नेक्सस भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कन्फेशन की, तो ये इतना बड़ा ये लीडिंग केस लॉ है कि हर बार ये पूछा जाता है पकला नारायण स्वामी वर्सेस इंपरर का। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सवाल है वो है आपका, बी के द्वारा 1000 रुपए ए द्वारा दे हैं किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। ए उस ऋण के मद में बी को 500 रुपए देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि एक संविदा होगी। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये बात करता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज अ पावर टू डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, बिल्कुल सही है। एंड इक्विटी इज वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सिविलाइज्ड नेशन, ये भी बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद अगला सवाल आईपीसी का मैचिंग है कि जब हम बात करते हैं 146 की, तो ये बात करता है राइटिंग के बारे में। जब हम बात करते हैं 340 की, तो ये बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। जब हम बात करते हैं 192 की, तो ये बात करता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में। और जब हम बात करते हैं 383 की, तो ये बात करता है एक्सटॉर्शन के बारे में। उसके बाद अगला सवाल है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो वेयर द ट्रांसफर इज बाय द वे ऑफ लीज। उसके बाद अगला सवाल आपका है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो रेस जुडिकेटा है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात की जाती है, उसके बाद आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाती है, और देन बात की जाती है आपके अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू फिक्स स्केल्स ऑफ अ मंथली अलाउंस पेबल फॉर द सब्सटेंस ऑफ द जजमेंट डेटर, तो ये बेसिकली आपका राज्य सरकार ही डिसाइड करता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 11 जो सीपीसी का है, ये बात करता है रेस जुडिकेटा के बारे में। उसके बाद जब हम सेक्शन 26 की बात करते हैं तो ये बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में। जब हम बात करते हैं धारा 33 की, तो ये बात करता है जजमेंट एंड डिक्री के बारे में। और जब हम बात करते हैं धारा 35B की, तो ये बात करता है आपका कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिलेड के बारे में। उसके बाद जब हम स्टेटमेंट को देखते हैं तो आमतौर पे यहाँ पे जिसका सही विकल्प है वो ये कहा गया है कि लॉ, लिबर्टी एंड मोरलिटी, ये स्टेटमेंट आपके फुलर का बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद जब हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऑर्डर 21 और रूल 58 जो है सीपीसी का वो बात करता है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन टू अटैच दी प्रॉपर्टी के संदर्भ में। उसके बाद जब हम बात करते हैं एग्रीमेंट इज पार्टली अनलॉफुल और पार्टली वाला कॉन्सेप्ट, तो यह आपका प्योरली वर्ड माना जाता है। उसके बाद आमतौर पे जो बैरिस्टर होते हैं, जो उनके अटॉर्नीज होते हैं, इनका भी एक कम्युनिकेशन होता है। आमतौर पे इनका जो प्रोटेक्शन होता है वो 149 के अंदर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार का आक्षेप लगाने की बात की गई है और ये पूरा का पूरा सवाल आपका इलिस्ट्रेशन बेस्ड है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला सवाल आपसे ये पूछा गया है, प्रिंसिपल डिपॉजिट हिज गुड्स विद एन एजेंट, ये आपका कहाँ पर डिफाइन है या किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है मीडिएट पोजीशन के बारे में। जब हम बायर परचेज बुक्स फ्रॉम द शॉपकीपर की बात करते हैं तो ये बात करता है इमीडिएट पोजीशन के बारे में। उसके बाद ओनर वेयरिंग द वॉच की बात करते हैं तो ये बात करता है आमतौर पे कॉर्पोरियल पोजीशन के बारे में। और जब हम ऑथर्स के कॉपीराइट की बात करते हैं तो ये बात करता है इनकॉर्पोरियल पोजीशन के संदर्भ में। उसके बाद जब हम कैंसिलेशन ऑफ वारंट के प्रावधान को देखते हैं तो ये आपको सीआरपीसी के धारा 70 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम आईसीजे के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो फ्रेंच और इंग्लिश है। उसके बाद जब हम रजिस्टर्ड सोसाइटी की बात करते हैं जहां पर आपको बेसिकली ये बताया गया है कि वेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी अपने आप में क्या है, एक अपराधी है, तो आमतौर पे जो प्रोसीजर बताया गया है वो आपको 305 में देखने को मिलता है। उसके बाद
डिस्प्यूट के आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात आपको सीपीसी के सेक्शन 89 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखने के हमको ये पता चलता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और वर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि ये इसका एक वैलिड रीजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से मैच दी फॉलोइंग आ जाता है। तो 120 ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, 124 ए आपके सेडिशन की बात करता है, 354 सी आपके वारिज्म की बात करता है, और जो आपका 295 ए है ये डिलिबरेटली मैलिशियस एक्ट्स की बात करता है। उसके बाद जब हम देखते हैं दो डाइंग डिक्लेरेशन आपको 32 के क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। हॉस्टाइल विटनेस की बात करते हैं तो 154 में नजर आता है। रिफ्रेशिंग मेमोरी की बात करते हैं तो 159 आपको देखने को मिलता है, और लीडिंग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 141 आपको नजर आता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो जो सेल का कॉन्सेप्ट है आपको 54 में नजर आएगा। मार्शलिंग की बात करें तो 81 में नजर आएगा। गिफ्ट की बात करें तो आपको 122 में उसके प्रावधान देखने को मिलते हैं, और जब हम कंटीजेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यह आपको 21 में देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो जो आपका लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, आमतौर पे ये आपका देखने को मिलता है 245 से 255 अनुच्छेद के बीच में। विलेज पंचायत की बात करते हैं तो आपको अनुच्छेद 40 इस बारे में बात करता है। उसके बाद जब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो आमतौर पे ये आपको 73 के अंदर देखने को मिलता है, और जब हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो आमतौर पे ये आपको 105 में देखने को मिलता है। उसके बाद लिविंग लॉ की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे जो आपके इडलिच हैं इनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को एक्सपाउंड किया गया था। और जब हम बात करते हैं प्रोमिसी कौन होता है तो भाई जो व्यक्ति आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वही आपका प्रोमिसी कहलाता है, और ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो ये आपके पूरे यूपीपीसीएसजे 2022 के कोड सीरीज का पूरा एक वैलिड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ सवालों के जवाब गलत हो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप सवाल के उत्तर को रटने के बजाय अगर आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझें, ये जानने की कोशिश करें कि वो सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, किस रूप में पूछे गए हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब यूपी का एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन निकट भविष्य में जो कोई भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको लेकर आपको एक प्रॉपर योजना बनाने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। और आज की चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। हालांकि आज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक है नहीं, थोड़ा बहुत आपको थकावट का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पे स्कैनर ने भी धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक एक चीज़ को आप तक बेहतर तरीके से कन्वे करूं, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट टारगेट फॉर IQ के लिए बनाए रखने के लिए आप